के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो कुछ ऐसा है कि जो मौजूदा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में ये ढेरों वर्कशॉप हो रही हैं, पेड या कहूँगा हाईली पेड, वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो आइए। जी हाँ दोस्तों, जो भी मेरे साथ इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी जरूरी सूचना आपसे ना छूटे। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में जितनी ज़्यादा वर्कशॉप होती हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और प्रोफेशन में भी इतनी सारी वर्कशॉप होती होंगी। खैर, वर्कशॉप अपने आप में अच्छी चीज़ है, अगर हो रही है तो बढ़िया बात है, नॉलेज शेयर हो रहा है, लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन अति हर चीज़ की उसको कहीं ना कहीं खराब कर देती है। अति से ज़्यादा अमृत भी विष के समान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन के साथ भी यही हो रहा है। हम आए दिन सुनते हैं कि प्रोफेशन के लिए ये सही नहीं है, प्रोफेशन के लिए वो सही नहीं है, ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। आखिर इसमें गलतियाँ किसकी हैं? तो ऐसी ही गलतियों के बीच जो एक चीज़ मैंने महसूस की वो है वर्कशॉप, और वर्कशॉप भी वो जो कि हाईली पेड है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि एक बच्चा जब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स कंप्लीट करता है, जब बीपीटी का कोर्स कंप्लीट करता है 4.5 ईयर, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कुछ अपने कॉलेज से सीखता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कुछ एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऐसी भी रहती होंगी जो शायद उसको कॉलेज में प्रॉपर सीखने को ना मिले, या फैकल्टीज उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट ना हो। तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट से थोड़ा सा कुछ और एडिशनल सीख लेना किसी भी वर्कशॉप के माध्यम से शायद गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है? अगर सब सही है तो फिर गलत कहाँ है? तो दोस्तों, जब हम गलत की बात करते हैं तो कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऑडियो कॉल भेजी। मैंने उनसे खैर परमिशन मांगी कि मैं आप तमाम लोगों के बीच उस ऑडियो कॉल को रखूं, लेकिन शायद अभी वो परमिशन नहीं देना चाह रहे थे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बात रख सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि ये मेरी ऑडियो कॉल तमाम लोगों के बीच जाए। तो बेसिकली वो बात कुछ ऐसे है, एक शख्स एक फिजियोथेरेपिस्ट को फ़ोन करता है और फ़ोन पर उस फिजियोथेरेपिस्ट से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फिजियोथेरेपी सिखाए, वो उसे लेटेस्ट टेक्निक सिखाए, और वो सामने से जब बोलता है तो कहता है कि आई एम ओस्टियोफिजियो। और जब मेरे साथी ने, उस फिजियोथेरेपी साथी ने जब उससे पूछा कि भाई ये ओस्टियोफिजियो क्या है, तो उसने कहा कि सर ये मैंने सीखा हुआ है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे जीजा जी हैं, उनका क्लिनिक है, वहाँ मैं पेशेंट भी देखता हूँ। खैर, साथी ने बड़े अच्छे शब्दों में उसको समझाया कि वो गलत कर रहा है और सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार कौन है दोस्तों? इसके जिम्मेवार हम और आप ही तो हैं। जब हम कोई भी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें एनरोल होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया एक फिजियोथेरेपी चिकित्सक होना जरूरी है या एक फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट होना जरूरी है? शायद नहीं। कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथी सिर्फ थोड़े से पैसों की लालच में हर किसी को वो टेक्निक वर्कशॉप के माध्यम से सिखाने को इच्छुक रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक क्वैकरी को बढ़ावा है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को बढ़ावा है। क्योंकि एक शख्स जिसने ना एनाटॉमी पढ़ी, ना फिजियोलॉजी पढ़ी, ना बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान है, जिसने 4 साल कॉलेज लाइफ को दिए ही नहीं, वो बाहर से सिर्फ 2, 4, 6 ऐसी वर्कशॉप अटेंड करके खुद को सोचता है कि वो इलाज कर देगा, तो शायद अपने आप में ये सोचिए कितना बड़ा मजाक है इस हेल्थ सिस्टम के साथ, हमारे लोगों के साथ, और देश की वो जनसंख्या, वो पॉपुलेशन जिसको एक्चुअल में फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है। तो ऐसे लोगों के साथ मजाक का पात्र कौन बन रहा है? इस तरह के फर्जी लोग शायद, जिनको पैदा करने में हमारे ही अपने लोगों की वर्कशॉप्स का बड़ा ही अहम योगदान है। फिर बात आती है हाईली पेड। जब इस शब्द का हम जिक्र करते हैं तो हाईली पेड क्या है? जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो। बड़ा आश्चर्य होता है जब अब भी
कोविड के टाइम में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस कड़ी में जो बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और इस कोविड की जो कठिन घड़ी है इसमें मिलकर लड़ रहे हैं, इससे जीतने के लिए आगे निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनके शायद जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक आधे घंटे का जो उनका ऑनलाइन वेबिनार है उसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि देखकर हैरानी होती है। तो ये कहाँ का एक आप समझिए इसको कि ये क्या सही है, इसको सही ठहराया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जब वर्कशॉप हम ऑनलाइन तरीके से ना करके ग्राउंड में करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं खर्च भी होता है, चीज़ें भी होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा हर वर्कशॉप फ्री की जाए, बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि वहाँ सीखने और सिखाने वाले दोनों के अपने एक्सपेंसेस हैं, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मिलकर पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कॉस्ट बहुत कम आती है, तो एक मिनिमम कॉस्ट पर भी इस तरह की एक्टिविटी रखी जा सकती है, लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसका जवाब आप तमाम लोगों को ढूंढना है और इस वीडियो के कमेंट में आपको ये बताना भी है कि आप इस बात से कितनी सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं। क्योंकि सच मानिए ये कोई सही बात नहीं है। जब भी किसी प्रोफेशन की ग्रोथ की बात होती है तो उस प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसी प्रोफेशन के लोगों को आगे आना पड़ता है। लेकिन शायद फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में आज के समय में ये सब नहीं नज़र आ रहा है। आज भी बहुत से लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हर किसी को वर्कशॉप के अंदर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और बड़ा हैरानी और आश्चर्य है कि बाद में वही लोग जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होती, किसी भी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस से सीख कर वो सर्टिफिकेट अपनी दीवारों पर लगाकर वहाँ अपने आप को, खुद को डॉक्टर क्लेम करते हैं, खुद को फिजियोथेरेपिस्ट क्लेम करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्या उस प्रैक्टिस से किसी मरीज का कोई भला होगा? क्या उसको कोई फायदा हो सकता है? विषय चिंतनीय है। अगर हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं और एक जिम्मेवार फिजियोथेरेपी चिकित्सक हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि जो देश की जनता है उसके साथ कम से कम फिजियोथेरेपी के नाम पर खिलवाड़ ना हो। क्योंकि ये खिलवाड़ को जो बढ़ावा मिल रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही वर्कशॉप है और उनमें इस बात का ना ध्यान रखा जाना कि अटेंड करने वाले की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, अपने आप में बेहद ही गंभीर विषय है। क्योंकि जिस साथी का मैंने अभी जिक्र किया, जिस कॉल का मैंने जिक्र किया, वो काफ़ी लंबी कॉल थी, काफ़ी लंबी ऑडियो थी। चलो साथी ने मना कर दिया, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो क्रक्स था, उसका जो नट सेल बात थी वो यही थी कि वो शख्स कुछ सीख चुका था और कुछ और नया सीखना चाह रहा था। इसी उम्मीद पे इसने उस फिजियोथेरेपी चिकित्सक को फ़ोन किया कि मुझे कुछ और टेक्निक सिखाई जाए जिससे मैं और ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये सीखी हुई टेक्निक, ये सिखाए हुए फंडे बिना बेसिक नॉलेज के, बिना सब्जेक्ट की नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट साथियों से भी एक अपील करना चाहता हूं, जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, कि आप जब कोर्स में पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं आपको हर वो मुकम्मल चीज़ आपके सिलेबस का हिस्सा है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन करती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा जाता है जो बच्चों के लिए ना हो। हाँ, कुछ एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ टाइम टू टाइम वर्कशॉप, सेमिनार कंडक्ट करती हैं, हम उससे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब यूनिवर्सिटी ऐसी कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी रहती है और उसकी शायद कॉस्ट भी एक मिनिमम सेट की जाती है ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। लेकिन जब ये वर्कशॉप वाला कल्चर जब हमारे हाथों में आ जाता है, जब कुछ एक प्रोफेशनल्स के हाथ में आ जाता है, तो शायद वो सही और गलत का सारा फ़र्क भूल कर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेस एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, जो कि गलत है। उससे भी गंभीर विषय एक और जो मेरे नज़र में आया पिछले कुछ दिनों,
जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो बहुत से लोग, बहुत से हमारे ऐसे साथी भी हैं जिनको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो जस्ट अभी बीपीटी पास आउट करके सोसाइटी में आए हैं। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने अभी तक क्लिनिकल प्रैक्टिस का सी भी पढ़ा है, किसी पेशेंट को देखना शुरू भी किया है, लेकिन ना तो वो किसी क्लिनिक से जुड़े हुए, ना किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए। जस्ट आफ्टर बीपीटी वो खुद ही एज ए रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप कंडक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या हम उनसे सीख पाएंगे? मुझे तो लगता है कि नहीं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी के पास कुछ अच्छी चीज है तो उसको बांटनी चाहिए, उसको लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन यहाँ ना तो ज्ञान बांटा जा रहा है, यहाँ तो ज्ञान बेचा जा रहा है। और बेचने वाले भी कौन? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शायद अभी तक अपना फिजियोथेरेपी का ककैड़ा भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अब तक फिजियोथेरेपी में शायद मुश्किल से साल या 2 साल भी नहीं लगाए कि वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को समझ सकें कि लोगों की ज़रूरत क्या है, पेशेंट चाहता क्या है, पेशेंट का इलाज कैसे होगा, हम कर क्या सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तमाम सवाल, बहुत सारे तमाम दिक्कतें हमारे इस प्रोफेशन के साथ आज भी हैं। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी एट प्रेजेंट नहीं जो इस तरह की चीज़ों को रोक सके। हाँ, जहाँ जहाँ काउंसिल है वहाँ इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पूरे देश में भी इस तरह का कोई बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होगा। यूजीसी ने अपने आप में भी बहुत सारे नियम बनाए हैं, वर्कशॉप के लिए, क्रेडिट आवर्स के लिए तमाम क्राइटेरिया रखे हैं। लेकिन क्रेडिट आवर्स क्या हैं, क्रेडिट्स क्या हैं, इन तमाम बातों से अनभिज्ञ कुछ लोग, कुछ हमारे स्टूडेंट इस तरह के जाल में फंस जाते हैं और वो ऐसी हर वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं जिसका टाइटल थोड़ा सा फैंसी है, जिसका टाइटल थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, जो आपको ये कह रहा है कि बस आप ये कर लो, इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं। और कहीं ना कहीं इस सब की आड़ में बहुत सारी ऐसी टेक्निक जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिनमें प्रैक्टिस करने की आपको अथॉरिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी में हावी होती जा रही है। और मुझे बड़ी हैरानी है कि जब एक फिजियोथेरेपी चिकित्सक अगर फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं रहेगा, फिजियोथेरेपी का जो उसका मेन जो उसका कार्य है वही नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी यही एक सवाल भी था, उसी पे थोड़े से जवाब भी थे, और कुछ मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूँगा कि कमेंट में आप लिखें कि हम अगर क्रेडिट आवर्स, क्रेडिट क्या है, एक एक्चुअल वर्कशॉप के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, एक रिसोर्स पर्सन का क्या क्राइटेरिया यूजीसी ने सेट किया है, इन तमाम बातों की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें आप सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ 2 जो मुख्य विषय हैं। नंबर 1, जो हाईली पेड वर्कशॉप्स के ऑर्गेनाइजर हैं, प्लीज़ आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ज्ञान बांट रहे हैं या ज्ञान बेच रहे हैं, खासकर इस कोविड के समय में जब आपकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है। दूसरी चीज़, जो ऐसे मेरे साथी जिन्होंने प्रैक्टिस में अभी पाँव जमाना है, प्रैक्टिस करनी है, आप पहले प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम बिताएं, आप पेशेंट की नीड्स को समझें, उसकी ज़रूरतों को जानें, उसकी दिक्कतों को समझें, और उसके बाद अगर आपको कुछ अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटना है तो आपका स्वागत है, आप आगे आएँ। आप युवा हैं, आप युवा शक्ति हैं, आपका स्वागत। लेकिन बिना किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अगर हम किसी रटी रटाई और सुनी सुनाई बात को मनन करते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो सिर्फ रट्टू तोते से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और उन चीज़ों का ना तो आपको बेनिफिट होगा, ना उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा जो कहीं जाने अनजाने आपसे सीखना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ एक और जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जब भी मेरा कोई भी साथी, कोई भी रिसोर्स पर्सन कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अटेंड करने वाला कोई फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट या फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल ही होना चाहिए, या इससे अदर कोई मेडिकल डिग्री होल्डर भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को सिखाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं
जिनको मेडिकल एजुकेशन का एम भी नहीं पता और जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी मीट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही सर्टिफिकेटों का वो दुरुपयोग है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब भी ऐसे लोगों को लीगली कहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे किसी फेक क्लिनिक के ऊपर कोई दबिश दी जाएगी, उनको अगर वहाँ से अरेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ जो दीवारों पे आपके दिए हुए सर्टिफिकेट जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आँच आप तक भी आएगी। तो यानी कि सिर्फ एक छोटा सा फ़ायदा जो आज आपको एक स्टूडेंट के रूप में हो रहा है, उसकी फ़ीस के रूप में हो रहा है, भविष्य में आपके कैरियर के लिए भी सही नहीं होगा, आपके विकास के लिए भी सही नहीं होगा। तो एक जिम्मेवार फिजियोथेरेपी चिकित्सक बनिए, जिम्मेवार बनते हुए अपने ज्ञान को बांटिए, न कि बेचिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। वो आपसे ही सीख रहे हैं और आपसे सीखकर उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में कोई भी माहिर नहीं हो जाता। जब 4 साढ़े 4 साल लगते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को सप्ली फेस करनी पड़ती है, बहुत सारों को दोबारा एफर्ट करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पूरा घिसने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट तैयार होता है। तो ऐसे में क्या सिर्फ ये 2 दिन के सर्टिफिकेट, 2 दिन के डिप्लोमा, 2 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन के सेमिनार क्या किसी को डॉक्टर बना सकते हैं? क्या किसी को फिजियोथेरेपिस्ट बना सकते हैं? यहाँ फिजियोथेरेपी इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ये दिक्कत तो किसी भी प्रोफेशन के साथ हो सकती है, लेकिन हाँ, जो मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आज की डेट में फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के साथ है। तो कोशिश करते हैं एक बदलाव की। इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इसमें और क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या और नई चीज़ें हो सकती हैं। जितना आप लोग सजेशन देंगे, मैं कोशिश करूंगा उन तमाम सजेशंस को अमेंड करके हम गवर्नमेंट को भी लिखें कुछ इस विषय में, कि ताकि ऐसी चीज़ों के ऊपर कुछ पुख्ता तौर पर, कानूनी तौर पर लगाम लगाई जा सके। तो जय हरियाणा, जय फिजियोथेरेपी। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे, फिर चर्चा करते हैं प्रोफेशन की भलाई के लिए किसी और दिन, किसी और बात।